और जब हम अपने इस पार्टी का इतिहास देखते हैं तो एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे महसूस होती है एक व्यक्ति के नाते, कि समाज के हर वर्ग को, समाज के हर हिस्से को इसने संगठित करने का प्रयास किया। आज जो जिसे भी देखिए, जो भी अभी और पार्टियां हैं अपने देश में, उनका युवा विंग होता है ना, उनका महिला विंग होता है। ये सारे पार्टियों में जो ये तरह तरह का विंग आप देखते हैं, उन सबों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही सीखा है। नाम वो विंग देते हैं, मजदूरों का संगठन हो, किसानों का संगठन हो, शिक्षकों का संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो, युवाओं का संगठन हो, विद्यार्थियों का संगठन हो, हर क्षेत्र में कि कैसे लोग संगठित हो अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग वर्ग से, और अपनी लड़ाई को अपना प्रतिनिधित्व दे सके और उस संघर्ष को आगे ले जा सके। उन चीजों को समझे, साथ बैठे। ये एक पूरा माहौल हमारी पार्टी का दिया हुआ है। हमारे साथी ने कहा कि वक्त कम है, सच कहे तो अपने इस पार्टी का इतिहास अगर हम याद करने बैठे तो पूरा दिन रात सारा गुजर जा सकता है। एक एक चीजों पर चर्चा करना संभव नहीं है। यहाँ बैठे अधिकांश लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं क्या बताऊं। शायद बहुत कम नए लोग होंगे जो थोड़ा बहुत मैं उनको कुछ बता सकूं, लेकिन अधिकांश हमारे सीनियर बैठे हैं, उनके सामने मैं अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में क्या कहूँ। सिर्फ यही कहूंगी, एक संघर्ष का स्वर्णिम इतिहास रहा है और उससे हमने बहुत कुछ जीता भी है। और संघर्ष का मतलब ही होता है कि कभी जीत होती है और कभी हार भी होती है, लेकिन वह हार अगले संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। आज का जो विषय है कि क्या चुनौती है, मैं इस पर थोड़ा सा अपने मन की बात को रखना चाहती हूँ, क्योंकि समाज में रहते हुए जो कुछ बातें और लोगों से भी सुनने को मिलती है, मैं साझा करना चाहूंगी। और जो मेरी समझ बन पाई है थोड़ी बहुत, कि समय के साथ खुद को बदलना। एक बड़े समाचार पत्र में कहीं समीक्षा दी हुई थी कि आज के दौर में वामपक्षी दलों की चुनौतियां, उसमें उसने चर्चा की कि एक दौर था भारत में कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से मजबूत थी। अखबार छापने तक की मशीन उनके पास थी। उस जमाने में जो सबसे अच्छे टाइपराइटर्स थे उनके पास थी, और जिस तरीके की चीजें वो जनता तक ले जाना चाहते थे, मतलब इतने मजबूत थे। और आज चुनौती के रूप में चर्चा होती है, जिस फोन की चर्चा कॉमरेड रविंद्र राय ने की, कि इसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आज के रूप में, वहां हम कहीं पिछड़ रहे हैं। तो एक जमाने में तकनीक में सबसे आगे थे हम, आज ऐसा क्या है कि हम उस तकनीक में पीछे हो गए। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर हमारे वरिष्ठ साथियों को, हमारे नौजवानों को इस पर मिलजुल कर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मेरी जो समझ में आता है कि सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, मामला विचारधारा का है। जो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम जाति और धर्म को लेके लोगों के सामने नहीं जा सकते। साथियों, ये दो एक ऐसा विषय है पूरे भारतीय समाज में, यह इतना, मतलब एकदम सामान्य भाषा में कहूं, इतनी कमजोर नस है जिसे न छूते बनता है न छोड़ते बनता है। मेरी एक बहुत साधारण सी समझ बनी कि जब से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, हो सकता है आज हम गठबंधन में हो, साथ में हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, एक सेकंड में हम उसे दरकिनार करके अगर सोचे, जो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ भारत के इतिहास में, उसमें अधिकांश पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर ही उदित हुई, और उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती आपको दी है। आप अगर गौर करें सारी क्षेत्रीय पार्टियों पर, उन्होंने जातियों को किस तरीके से उभारा है, और आप बात करते हैं कि जातियों के बंधन को बीच से हटाया जाए। एक बार मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे अभी भी याद है कि अक्सर दिवाली के दिन मैं घर के आगे रूठ के बैठी रहती थी, पापा कब आएंगे, और माँ मुझे समझाती रहती थी, क्योंकि ठीक दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के दिन पार्टी की मीटिंग रहा करती थी और पापा नहीं आ पाते थे।
तो हमारे रिश्तेदार ने मेरे पिताजी को कहा एक बार, मैं किशोर उम्र की रही होंगी, वो बात आज कभी कभी खलती है मुझे। उन्होंने कहा कि अक्सर जो ऐसे पर्व त्योहार है अपने समाज के, जहां लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होते हैं, उन दिनों अक्सर आप उनके बीच नहीं होते हैं, तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। हमारे भाई अनिश अंकुर बैठे हैं, संस्कृति पर बात करेंगे कि भारत में जो संस्कृति, जाति और धर्म का जो पूरा घालमेल है, उसमें से कैसे हम अपने लिए चीजों को निकालें, यह आज के समय में बहुत बड़ा विचार का बिंदु होना चाहिए। आज जिस तरीके से धर्म को जो पूरा हथियार बनाया गया है, मैंने कहा ना कि वो इतना नाजुक मसला है और वो इतना सहज ढंग से आकर्षित करता है लोगों को कि उसके बहाने पहुंचना आसान है। आज कितनी भी तकलीफ हो, हमारे घर में आदमी इलाज के बगैर मर जाए, मेरा बच्चा एक उच्च शिक्षा के लिए उसके पास कॉलेज नहीं है, अभी भी मैं लगातार गांव में जाती हूँ, काम करती हूँ, एक ब्लॉक में, जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉक में आपको कॉलेज मिल जाए, अभी भी लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते हैं, 30-30 किलोमीटर भी अच्छे कॉलेजों के लिए जाना पड़ता है। और उनकी क्या व्यवस्था है मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, क्या खुशी है, लगता है उनके घर में कुछ बन रहा है, उनको सब कुछ हासिल हो जाएगा। राम जी जैसे ही वहां स्थापित होंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाने वाले। इस तरीके से उस चीज को उनके सामने रखा गया। हम उन चीजों को कैसे उनको समझा सकेंगे कि उनके लिए वो जो शिक्षा का मंदिर है वो कितना महत्वपूर्ण है, उनके लिए जो वो चिकित्सा की व्यवस्था है वो कितना महत्वपूर्ण है। आज ये जो भोजन, जो भूख से मौत का सवाल है, तो अभी भी क्यों जो सरकार एक तरफ से इतने बड़े राम मंदिर की चर्चा करती है, दूसरी तरफ क्यों उन्हें मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है? क्या यह सवाल नहीं है आपके पूरे व्यवस्था पर कि आपको मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है? मतलब कि गरीबी इस चरम पर है कि मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है ताकि भूख से मौत ना हो किसी की। लेकिन इसे किस तरीके से हम लोगों को समझा सकें, मुझे लगता है कि यह चुनौती है हमारे सामने कि हम लोगों को बता सके कि वह मुफ्त अनाज की योजना तय करती है कि हमारे देश में गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है, और हम जो यह वर्ग संघर्ष की बात करते हैं उसको उन तक ले जाने का यह एक रास्ता हो सकता है, एक कोशिश हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में, हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है वह अभी आपके बीच से खत्म है। वर्ग की चर्चा ही नहीं होती है, और गरीबी की परिभाषा भी वह भी बदल सी गई है। आज के बाजार ने गरीबी की परिभाषा को भी बदला। तो दोनों दावा एक ही सरकार ठोकती है कि हम चांद पर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कहती है कि हमने इतने लाख लोगों को मुफ्त राशन बांटा। ये दोनों जो विरोधाभास है, ये जनता तक हम कैसे ले जाएं? ये हमारी चुनौती है कि कैसे सरल शब्दों में उन चीजों को हम लोगों तक ले जाएं और उसकी जरूरत को हम लोगों को समझा सकें कि उसके लिए संघर्ष कितना जरूरी है। इतने बड़े लोगों के बीच में मैं एक बच्चों की तरह एक उदाहरण रखती हूँ कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि मान लीजिए घर में 2 गार्जियन हैं, पिता और चाचा, एक बच्चा